जैन दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं असलम खान नलीफ। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला सहारनपुर के अंदर, और सहारनपुर को वुड सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सहारनपुर के अंदर होने वाली नक्काशी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वुड इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत फेमस है। दुनिया भर में यहाँ के वुड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वुड कार्विंग इंडस्ट्री के सरपरस्त साबिर अली खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय दस्तकार संगठन के। बहुत बहुत स्वागत है साबिर साहब आपका। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे बात करने के लिए वक्त निकाला। देखिए, ये एक फैक्ट है कि सहारनपुर मशहूर है वुड कार्विंग इंडस्ट्री के नाम से, और पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। पूरी दुनिया जानती है सहारनपुर को। नक्शे पर फ़ौरन ढूंढ लेते हैं। जो भी आर्ट के लवर्स हैं, जो आर्ट की कदर करना जानते हैं और हैंडीक्राफ्ट लफ्ज़ से जो समझदार और समझे हुए हैं कि हैंडीक्राफ्ट कोई चीज़ होती है लकड़ी की, वो सहारनपुर को फ़ौरन ढूंढ लेते हैं। वो इतना फेमस है। लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई इस इंडस्ट्री में। परेशानी ये हो गई, जो सबसे बड़ी परेशानी है, जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी दस्तकारी पर लगाया, उसको कॉस्टली कर दिया। वो एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो गई उसकी ख़रीदारी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छी कार्विंग की हम लोग चेयर है, उसको बेचना चाह रहे हैं। एक कारीगर ने वो बनाई। उस कारीगर ने जब वो चेयर बनाई अपनी दस्तकारी के हुनर से, हालांकि लकड़ी उसमें जो है 500-600 रुपए की लगी हुई थी, लेकिन उसने उसमें अपनी दस्तकारी और अपना टाइम लगाने के बाद में उसको कॉस्ट कर दी, उसकी 5,000 तक पहुंच गई। क्योंकि उसमें उसने टाइम लगाया, 15 दिन में उसने कार्विंग करी, तो जाहिर बात है वो उसी के ऊपर कॉस्ट इफेक्ट करेगी। तो वो, और उसके बाद में फिर उस पर हम लोग 18% का जीएसटी जोड़ दें। अगर 6,000 की आइटम तो 900 रुपये उस पर जीएसटी, यानी 7,000 की आइटम हो गई। तो लेने वाला एक दफ़ा सोचता है, और उससे क्या होता है कि जीएसटी लगाने से एक बेईमानी का दौर शुरू हुआ। जो एक फैक्ट बता रहा हूँ हर आदमी जो भी ख़रीदार है वो ये सोचता है कि टैक्स काहे का दूँ भाई, मैं तो अपने घर में चीज़ ख़रीदूँगा, अब घर में यूज़ करनी है मुझे, कोई बेचनी तो है नहीं, तो फिर मैं क्यों टैक्स दूँ। तो ये एक भावना हर एक के दिल में होती है कि मुझे सस्ते से सस्ती और अच्छी चीज़ मिले। तो हमारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की ये थी कि इस पर टैक्स ना लगाते। दस्तकारी पर टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स होना चाहिए था रॉ मटेरियल पर सिर्फ। अगर जो रॉ मटेरियल था वहाँ तक टैक्स लगाते आप तो बात सही थी। रॉ मटेरियल को जब हमने अपने दस्तकारी के हुनर को देकर उसको सुसज्जित और खूबसूरत बना दिया, तुमने दस्तकारी पर हाथ के ऊपर जो हमने काम किया उसके ऊपर टैक्स लगाया, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया दस्तकारों के ऊपर। तो मैंने हमेशा इसके लिए लड़ाई लड़ी, कोशिश भी करी कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के जो समझाने वाले होते हैं, एक्चुअल में उन्होंने कभी देखा तो है नहीं कि हैंडीक्राफ्ट कैसे बनता है, कैसे इसमें मेहनत होती है, किस तरीके से कारीगर अपने हुनर को दिखा रहा है। वो तो अपना ठीक है आईएएस बने हुए हैं, वो सेक्रेटरी हैं, उनकी समझ में आता नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, नहीं जी टैक्स लग जाना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, और टैक्स लगा दिया गया। तो बहरहाल इसका संज्ञान मैं फिर दोबारा से एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर वाकई दस्तकारी को आपको फ़रोग़ देना है, उसको बढ़ावा देना है, तो ये टैक्स उसके ऊपर से हटाओ। क्योंकि दस्तकारी के ऊपर कभी भी, जब से हिंदुस्तान में दस्तकारी फैली है, आज से 400 साल पहले, मुगलिया पीरियड से लगी 600 साल पहले, तब भी टैक्स नहीं था। मुग़ल पीरियड में जजिया टैक्स हुआ करता था, तब भी दस्तकारी पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। उसके बाद में ब्रिटिश हुकूमत आई, ब्रिटिश हुकूमत ने भी टैक्स लगाया, लेकिन दस्तकारी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। उसके बाद 50 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, कोई टैक्स दस्तकारी के ऊपर नहीं लगा, क्योंकि दस्तकारी को फ़रोग़ देने की सोची गई। और यहाँ पर उल्टा जब से ये हमारी दूसरी हुकूमतें आई हैं, तो इन्होंने टैक्स लगाया, और उससे मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न और क्या दिक्कत और क्या तकलीफ़ें बढ़ी। उसका सेम रीज़न ये हुआ कि जब चीज़ महंगी होगी तो उसकी बिक्री कम होगी। तो पहले वैट नहीं लगता था इन पर? नहीं, कोई वैट नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, कोई जजिया नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो जब से ये जीएसटी बना ये लगा दिया गया, जिसके हम लोग आज भी खिलाफ हैं, उस वक्त भी खिलाफ थे। ये नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ रॉ मटेरियल तक
होना चाहिए था बस। उसके बाद दस्तकारी जो प्रोडक्ट आइटम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। आज भी मेरी ये डिमांड है। और ये कितना कितना असर पड़ा इसका आपकी इंडस्ट्री पर? इसका असर ये पड़ा कि देखिए, जो चीज़ पहले आराम से बिकती थी, यानी उसकी बिक्री बहुत अच्छी होती थी, वो घटकर डाउन हुई। हमारी 25-30% एकदम डाउन हो गई सेल बंद होने। और डाउन होने से चलो फिर भी उसको भी बर्दाश्त कर लो। सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये टैक्स जो जीएसटी को लागू करा गया है, इसका सिस्टम ही गलत है। इस सिस्टम के गलत होने का फायदा दूसरे व्यापारी उठाते हैं और उससे व्यापारी भी बेईमानी की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट तो है ही बेईमान, क्योंकि गवर्नमेंट की सोच ही बेईमानी की है। बहुत सख्त लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बेईमान। मैं बिल्कुल सही लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की सोच ही बेईमानी है। दस्तकारी पर टैक्स लगाना ही बेईमानी की सोच है। दस्तकारी फरोग कैसे दोगे? अगर एक दस्तकार आदमी अपने काम को करने के लिए अपना हुनर दिखा रहा है, मेरा तो चैलेंज होता है, जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी बैठे हैं, अरे जरा एक फूल तो बना के दिखाओ, तभी तो सोचेंगे तुम टैक्स लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो भाई? जब तुम पर कुछ करना नहीं आता, उसको पहले समझो तो ये किस तरीके से किया जाता है। उसने सारी जिंदगी अपनी बचपन से लेकर जवान होने तक इस काम को सीखने में लगा दी। कारीगर ने हुनर को निखारने में, हुनर को निखारने में, हुनर को ऊंचा करने में उसने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। और आज अगर वो एक कारीगर बन गया, कारीगर बनने के बाद अपने हुनर को वो दिखाने लगा, तो उस हुनर पर तुम टैक्स लगा रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कोई सेंस नहीं है बिल्कुल भी। इस पर दोबारा गहन विचार होना चाहिए और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो प्रोडक्ट रेडी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। दस्तकारी हुई प्लेन को मैं नहीं कह रहा, प्लेन पे है लगाओ, लेकिन जो दस्तकारी की डेवलपमेंट है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कितने साल से इस इंडस्ट्री में, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मैं तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मैं 1970 में इस इंडस्ट्री में आ गया था और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कहाँ शुरुआत हुई, कैसे आपने खुद अपनी नक्काशी क्या ये काम क्या करते थे, कैसे? नहीं, देखिए, मैं तो सहारनपुर मेरी ससुराल है, वुड कार्विंग का सिटी जो है। मैं तो मेरठ से बिलोंग करता हूँ। शादी हुई, यहाँ आ गए, इत्तेफाक से वो घराना यहाँ वुड कार्विंग का था। उन्हीं से हमने कार्विंग सीखी, लकड़ी के बारे में सीखा, समझा कि इसकी अच्छाई कैसी होती हैं, इसकी बुराई में क्या है, किस तरीके से इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, कौन से तरीके इसमें होने चाहिए जो अडॉप्ट करें हम। इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त में 70 में यहाँ इस इंडस्ट्री में, पूरी वुड कार्विंग इंडस्ट्री में पढ़े लिखे ही नहीं होते थे। सब बगैर पढ़े लिखे इसमें इन्वॉल्व थे। एक अकेला एम.ए. इकबाल, जो इत्तेफाक से मेरे साले थे, वो एक पढ़े लिखे बंदे इसमें नज़र आए। दूसरा मैं आ गया, तो हम लोगों ने फिर इस पर सोच विचार शुरू करा। हम लोग उसी टाइम से अपनी एसोसिएशंस बनाई, उसमें हम लोग जुड़े, कारीगरों को समझाना शुरू करा, भाई इसको इस तरीके से करो, इसको इस तरीके से करेंगे नई चीज़ें लेकर डेवलपमेंट होगा। इसका नई चीज़ें हम लोगों ने पैदावार शुरू करी। पैदावार किस तरीके से करी? हम देखते थे मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है, चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, तो किसी भी चीज़ की है, कि बिक क्या रहा है, ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है। हमने उस चीज़ की कॉपी करनी शुरू कर दी लकड़ी में। उस आइटम को उठाया और हमने उसको लकड़ी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से ये काम को बढ़ोतरी शुरू हुई, तो डिमांड उसकी शुरू हो गई। इसी तरीके से ये एक्सपोर्ट में भी तभी शुरुआत हुई कि वहाँ की जो आइटमें बिकती थी उनको हम लोगों ने कन्वर्जन लकड़ी में करा, और लकड़ी की दस्तकारी के हिसाब से वो एक बढ़ना शुरू हो गया। और इसमें मोस्टली जो मेन हमारा जो कस्टमर बना वो अमेरिका बना दस्तकारी का। अच्छा, यहाँ से आप अमेरिका माल भेजते थे? जी, अमेरिका मार्केट बनी। वो इसलिए बनी क्योंकि वो लोग दस्तकारी से बड़ा प्रेम है, उन्हें प्यार करते हैं। यार बाय हैंड हो, इट इज़ मेड बाय हैंड। बड़ा आश्चर्य होता है उन्हें जब वो हाथ की बनी हुई चीज़ को देखते हैं, इसलिए वो इसकी कदर करते थे। और बल्कि जब ये इंडस्ट्री आज से 400 साल पहले हुई, तब भी वो सिर्फ इसलिए फ्लोरिश हुई थी यहाँ सहारनपुर में, क्योंकि जब ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिशर्स कैलकाटा में रहते थे, वहीं था उनका होल्ड। तो यहाँ से छोटे छोटे डब्बे वगैरह बनाकर कलकत्ता यहाँ से कारीगर जाया करता था बेचने के लिए, और वही लोग इसको खरीदते थे। तो उन्होंने तो एक्चुअल में तो श्रेय जाता है ये बढ़ोतरी और प्रमोशन में ब्रिटिशर्स का। अगर वो पसंद ना करते तो शायद ये इंडस्ट्री ना बन पाती। लेकिन ये खैर ये चलता रहा और बढ़ता रहा, एक उरूज आया।
इंडस्ट्री पे एक उरूज आया। उरूज इसलिए आया, कौन से ईयर के में आया? ये 2005 और 6 में इंडस्ट्री बहुत ऊंची उठी, बूम आया। बूम आया, एक्सपोर्ट भी बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन फिर वर्ल्ड क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल वर्ल्ड क्राइसिस 2007-8 में। अमेरिका में बैंक हाँ, खत्म हो गए थे बैंक जी, उस वक्त जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो हमारी इंडस्ट्री भी उससे इफेक्ट होती है और इंडस्ट्री बहुत डाउनफॉल पर चली जाती है एकदम। इतना डाउनफॉल हुआ था कि मेरे कारीगर पूरे इधर उधर बिखर गए पूरे हिंदुस्तान में। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई चाय की दुकान, कोई रेहड़ी सब्जी, ये सब इस तरीके के हालात हो गए और ये बहुत डाउन हो गई। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फिर कोशिश शुरू करी कि यार इसको लोकल इंडस्ट्री में अब कन्वर्ट करें। यानी उस वक्त तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, जो आइटमें बनती थी वो सब एक्सपोर्ट हो जाती थी। ये आप बहुत अजीब बात बता रहे हैं हाँ। कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता था वो लोकल में नहीं जाता था, इंडिया में नहीं जाता था, डायरेक्ट आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जाता कौन कौन सी कंट्रीज थी अमेरिका के अलावा? वो सभी, पूरा यूरोप भी उसमें परचेज करता था। अच्छा। लेकिन टोटल प्रोडक्ट की 60% अकेला अमेरिका खरीदता था और उस 40% में 25% जो खरीदार होता था वो यूरोप होता था और बाकी 15% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमारे सऊदी वगैरह ये सब गल्फ वगैरह कंट्री या साउथ अफ्रीका के, ये सब इसमें आते थे। जब फिर ये इंडस्ट्री को दोबारा से उभार शुरू करा और हम लोग लगे कि अब हमें डाइवर्जन करना चाहिए इंडस्ट्री का, कि खाली हम वही आइटम ना बनाएं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो फिर हम लोगों ने ये 2008-9 में लोकल आइटम को बनाना शुरू करा। लोकल आइटम से मतलब है फर्नीचर पर। हम लोगों ने डाइवर्सिफाई करा इंडस्ट्री को फर्नीचर बनाने में, कि भाई फर्नीचर बनाओ और उस पर कार्विंग करो। प्लेन फर्नीचर तो पूरी दुनिया में बनता है, हिंदुस्तान में भी बनता था, हर शहर में बनता, हर गांव में बनाता है, लेकिन कार्विंग का जो है वो सहारनपुर में ही बन सकता था, कारीगर यहाँ थे। तो इंडस्ट्री में फिर लोकल में डिमांड शुरू हो गई इस फर्नीचर की, खूबसूरत लगता है और वो बिकना शुरू हो गया। भाई शादी ब्याहों में उसका यूज़ होने लगा। जो अच्छे अमीर आदमी थे अपने घरों में सोफ़ा, डाइनिंग बेड वगैरह ये सब लगाने लगे, तो उससे ही एक फ्लोरिशन शुरू हुआ। अभी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब बहुत क्राइसिस में, इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत क्राइसिस का दौर है इंडस्ट्री का। उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड जो ये वार हो गई रशिया की और यूक्रेन की, इसने पूरी दुनिया को हिला रखा। और जब शांति दिमाग में, पीस नहीं होती, तो आदमी शौक को पूरा नहीं करता। शौक तब होता है जब आदमी का पीसफुल माइंड होता है, तब वो शौक करता है। अब इस वक्त की पोजीशन ये है कि यूरोप तो लपेट में आ गया जंग के, लेकिन स्टेट यूएस भी नहीं बचा हुआ, वो भी उस जंग में इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व है, तो वहाँ भी परेशानी शुरू हो गई। आज की पोजीशन ये है कि महीने में ज़रूर जिसकी हज़ार दुकानें, जिन्हें हम लोग जो है कहते हैं कि भाई बड़ा वेयर हाउस है, कंपनी बड़ी कंपनी है जिसके 100 स्टोर है, 2000 स्टोर हैं, ऐसी ऐसी कंपनी भी अब क्लोज अप हो गई, बंद होनी शुरू हो गई। और इससे तकलीफ़ ये हो रही है कि जो एक्सपोर्टर का पैसा है वो उनमें फंसना शुरू हो गया, क्योंकि जब कंपनी डूबेगी तो पैसा डूबेगा। तो इससे एक फ़र्क ये पड़ा, और जब बड़ा एक एक्सपोर्टर डूबेगा तो उसके साथ में जो 100 लगे हुए हैं वो भी डूबेंगे, उन पर तकलीफ़ आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस में वो भी आ जाएंगे, उनका पैसा भी वहाँ रुक जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्री इस वक्त बहुत क्राइसिस में चल रही है और डाउनफॉल की तरफ है। मतलब खान साहब, सरकार की ओर से कुछ प्रयास किए गए इसको इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए? कोई प्रोडक्ट किए कोई इस तरह के हेल्प दी जा रही हो या इस तरह का कोई योजनाएं लाई जा रही हो? हाँ, सहारनपुर में इंडस्ट्री के लिए ये हुआ कि भाई हमारी यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी कि भाई 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट। उसमें हमारा चूज़ करा कि भाई सहारनपुर वुड कार्विंग की वजह से मशहूर है, तो सहारनपुर की जो वुड कार्विंग इंडस्ट्री है, वुड कार्विंग, उसको 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट में चूज़ कर लिया गया। और उसके हिसाब से कोशिश कर रहे हैं ये लोग, मतलब कि भाई हम इसको फैसिलिटेट करें, इसको सहायताएं दें इंडस्ट्री को ताकि ये उभरे। लेकिन असल सहायता जो मेरा सोच है, अगर सिर्फ बड़ों को, देखिए इंडस्ट्री में सभी तरह के आदमी होते हैं, एक बड़ा एक्सपोर्टर हो जाता है, एक बीच वाला है, एक बहुत छोटा है, एक एक्सपोर्टर नहीं है वो माल बनाने वाला है, एक उसके बाद में छोटा माल बनाने वाला, फिर एक छोटा कारीगर है। तो अगर हम लोग रीढ़ की हड्डी जिसको जड़ कहेंगे हम, वो है कारीगर।
अगर हम कारीगर को सुधारने की तरफ और उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करके थोड़ा सा उसको मजबूती की तरफ लाएंगे तो तब इंडस्ट्री में एक बूम आ सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का उल्टा हिसाब है, फैसिलिटेट कर रही है बड़ों को। अरे बड़ा तो खुद ही कर सकता है, उसमें तो इतना पैसा है कि वो खुद भी खरीद सकता है, कोई चीज़ खुद भी बना सकता है। तो फैसिलिटेट अगर करना है तो छोटे कारीगर की तरफ भी सोचो। हमें उनको ग्रुप बनाकर देना चाहिए, हमें उन्हें क्लस्टर बना के देना चाहिए। जो छोटे से छोटा हमारा कारखानेदार है, जिससे जो माल बनाकर हमारे मार्केट को दे रहा है, हमें उसकी तरफ भी सोचना है। अगर हम उसे फैसिलिटेट करेंगे तो इंडस्ट्री में उभार आएगा। बड़ों को फैसिलिटेट करने से ये तो फायदा होगा कि कुछ हो सकता है एक्सपोर्ट बढ़ जाए, लेकिन एक्सपोर्ट तो जब ही बढ़ेगा अगर मेरा छोटा जो बनाने मैन्युफैक्चर है उसको हम मजबूत करें, अपने कारीगर को मजबूत करें, उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, उनके लिए कॉलेजेस बनाएं। मैंने एक सुझाव दिया था, जब यूनिवर्सिटी शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी नहीं पड़ी थी, सिर्फ नाम लिया गया था हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, कि भाई हम सहारनपुर को एक यूनिवर्सिटी देंगे। मैंने उस टाइम ही ये सुझाव दिया था कि आप जब यूनिवर्सिटी सहारनपुर में बनाने जा रहे हैं उसमें आप एक स्पेशल शोभा यानी डिपार्टमेंट बनाइए आर्ट एंड कल्चर का, और उसमें ये यूनिवर्सिटी को बताओ, बल्कि हिदायत दो, कानून बनाओ कि वो इस शोबे को चलाएगी। अब वो हमें क्वेश्चन ये कर सकते थे कि वहाँ हम स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे पढ़ाने के लिए। मैंने सुझाव दिया था कि इंटर कॉलेजेस में क्राफ्ट को लाजमी कर दो, एक लाजमी सब्जेक्ट करो क्राफ्ट को। अगर सहारनपुर को बढ़ावा देना आपको, वहाँ से हमारे स्टूडेंट सीखेंगे कि 10वीं 11वीं 12वीं में 4 साल में वो सीख जाएंगे। उसके बाद में वो पढ़े लिखे आर्टिस्ट बनेंगे बेहतरीन। क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ इस मामले में, एक NGO है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, वर्ल्ड में उसका कहीं भी हर साल एक नया प्रोग्राम कहीं ना कहीं होता है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से मैंने ये सब सीखा कि अगर एक पढ़ा लिखा कारीगर है, दस्तकार है, तो उसके ज़रिए से जो भी आइटम बनेगी उसकी वैल्यू हमारी आइटम से 10 गुना बढ़ जाती है। अगर मैं अपनी कुर्सी जो है 6,000 की बना के बेचूंगा तो एक पढ़ा लिखा आर्टिस्ट जब उस पर काम करेगा तो उसका अपना तरीका ही अलग होगा, उसके अंदर बिल्कुल एक नेचुरलिटी आएगी। मान लीजिए कि ठीक है, उसकी आर्ट बढ़ जाएगी, आर्ट का स्किल का मेल हो जाएगा, स्किल का मेल, आर्ट एंड स्किल जब मिल जाएंगे तो वो आइटम की वैल्यू 6,000 से ऑथेंटिक हो जाएगी, सीधी वो एकदम वेल क्वालिफाइड आइटम बनेगी। और वो अगर आज मैं 600 की बेच रहा हूँ तो वो 6,000 की बिकेगी। तो मेरी ये सोच थी और ये मैंने सुझाव दिया, लेकिन पता नहीं वो ठंडे बस्ते में डाल दिया और सुझाव का कोई पता ही नहीं है कहाँ हुआ क्या हुआ। देखा, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। मेरी तो सोच ये है, अभी भी सोच ये है कि उसको हम लोग लागू करें इस यूनिवर्सिटी में, उस डिपार्टमेंट को हम चालू करें क्राफ्ट एंड कल्चर को, और उसके ज़रिए से हम हाई स्कूल से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल ऑप्शनल में या ट्रेनिंग दें बच्चों को क्राफ्ट की, और फिर उसके बाद में पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड आर्टिजन हम लोग पैदा करें, फिर वो चीज़ें दुनिया में बेचें। उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हमारा यहाँ का रहन सहन भी बढ़ेगा। और सहारनपुर की वुड कार्विंग इंडस्ट्री, एक बात मैं और कहूँगा, ये पूरे सहारनपुर ज़िले की रीढ़ की हड्डी है। इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर लकड़ी का काम बढ़िया चलेगा, शहर दौड़ता है। शहर कहाँ से दौड़ता हुआ दिखेगा आपको? जब ईद आएगी, बकरा ईद आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, बेहतरीन मार्केट में सेल होगी, क्राउड होगा, पैसा है जेब में क्योंकि लकड़ी का काम चल रहा। और जब ये डाउन होता है पैसा सुकड़ जाता है और सारे त्यौहार ठंडे हो जाते हैं। ज़मीनों की बिक्री, मकानों का बनना, वो सब इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारा ये हम अनऑफिशियल में बात कह रहा हूँ, मतलब एक तरीके से पूरा सहारनपुर की 50% आबादी हमारे इससे वुड कार्विंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। 50% आबादी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर इससे रोजी रोटी खा रही है, लकड़ी के काम से। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे खान साहब, अब जो अमेज़ोन पर और जो ये ऑनलाइन सेल होना शुरू हुआ है और यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, क्या उससे कुछ जान आई है या फिर उसका ये कितना इफेक्ट मानते हैं? नहीं, उसका इफेक्ट है। मतलब कुछ जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो आज की नई टेक्निक को समझ गए हैं वो उससे काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आइटमों का उससे काम नहीं होता। छोटी आइटम
मोस्टली उसमें बिकती हैं। उन आइटमों से इंडस्ट्री का भला नहीं होने वाला, अपने ज़िले का भला नहीं होने वाला। उससे हमारा ज़िले का तो भला तभी होगा कि जब ये सब पूरी फ्लोरिश हो गई इंडस्ट्री। जो तरीक़ा हमेशा से रहा है कि हम लोग बाहर के मार्केटों पर अपनी दस्तकारी के ज़रिए से छाए रहे हैं, क्योंकि वो लोग कॉपी नहीं कर सकते। वो लोग मैकेनिज्म में आ सकते हैं, मशीनें बनाई उन्होंने कॉपी करने के लिए, लेकिन नहीं, वो कॉपी जो हमारा कारीगर अपने हाथ से फूल बना देगा वो मशीन नहीं बना सकती। उसका रीज़न है, मशीन बनाएगी तो वो एक कॉपी बनाएगी, जो उसमें हम फीड कर देंगे पता वो तो उसकी नकल करती चली जाएगी। मेरा कारीगर तो आपका उससे यार ये हटाओ, ये क्या है यार, दूसरा बना के देगा, वो जब भी अपना कलम चेंज कर देगा, स्टाइल चेंज कर देगा, नया बना देगा। तो इसलिए मशीन भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती दस्तकारी का। दस्तकारी इज़ द सुप्रीम, और वो हमेशा सुप्रीम रहेगी, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी सरकार से ख़ास तौर से ये गुजारिश है कि आप दस्तकारी को बढ़ावा दो, इसको टैक्स से फ्री करो, कोई टैक्स इस पर नहीं होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो इंडस्ट्री को इससे पहले था, जो हम लोग सेल में प्रमोशन में साथ देते थे, भाई बाहर जा रहे हैं, सेल प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, इससे फ़ायदा किसका होगा? मेरे शहर का होगा, मेरे कारीगरों का होगा, मेरी दस्तकारी से जुड़े हुओं का होगा। एग्जीबिशन में भी जाते थे। इनकम टैक्स भी फ्री था, सब्सिडी थी, फिर इन्होंने धीरे धीरे करके वो सब्सिडी ख़त्म कर दी। और आप आंकड़े निकलवा लो गवर्नमेंट से, उस टाइम में सेल ज़्यादा थी, आज सेल कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। सहारनपुर की वुड कार्विंग इंडस्ट्री को किस तरह से ग्रोथ कर सकती है, उन कारीगरों का, उन दस्तकारों का किस तरह से भला हो सकता है। तो हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो और खान साहब की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, ताकि जीएसटी की ये व्यवस्था जो की गई है वुड कार्विंग इंडस्ट्री पर जो लगाई गई है वो ख़त्म कर दी जाए और वुड कार्विंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का भला हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।